अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद को मिटाने के लिए लाखों लोगों के साथ हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपना लिया। इसलिए आरएसएस ने अंबेडकर को जहर देकर मार डाला। आजादी के बाद के भारत का पूरा इतिहास आर्य ब्राह्मणों द्वारा अपने प्रभुत्व वाले हिंदू राष्ट्र बनाने और भारत को उस लक्ष्य की ओर से ले जाने की कोशिश का इतिहास ही है। वो लोग ने उन सभी नेताओं को मार डाला जो इसके विरुद्ध थे। नेताजी आरएसएस के खिलाफ खड़े थे, भगत सिंह आरएसएस के खिलाफ थे, सनातन विचारों को अपनाने वाले गांधी जी भी आरएसएस के खिलाफ खड़े थे। बैन ईवीएम, बैन आरएसएस, इस समय में इन दो नारों को गंभीरता से उठाना चाहिए। बैन ईवीएम पर भी बात करनी चाहिए, साथ ही आरएसएस बैन पर भी बात करनी चाहिए। भारत में इसकी जरूरत पहले से अब सामने आने लगी है। ईवीएम पर बैन क्यों लगाया जाना चाहिए, इसका कारण बताने की जरूरत नहीं है। इस बार राजनीति पर नजर रखने वाले सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। शासन करने वाले लोगों का वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया है। स्वतंत्रता सेनानियों कई वर्षों तक आजादी के लिए संघर्ष किया, संविधान बनाया और एक एक व्यक्ति के लिए एक एक वोट के रूप में वोट देने का अधिकार बनाया। लोगों की वोटिंग से ही सरकार चुनी जानी चाहिए, लेकिन आज शासन करने वाले ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कर इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इम्पोर्टेंटली, इस ईवीएम घोटाले के कारण ही बीजेपी सत्ता में है। केंद्र सरकार में स्थिति है, विभिन्न राज्यों में भी आज स्थिति है। ऐसे में सभी जानते हैं कि ईवीएम हटाने की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उसी प्रकार आरएसएस पर बैन लगाने का नारा भी जोर शोर से किया जाना चाहिए। आरएसएस क्यों बैन करनी चाहिए? क्योंकि आरएसएस वाले ही भारत पर शासन कर रहे हैं। आरएसएस न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें भी चलाता है। आईएएस अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों सहित पूरा सरकारी तंत्र आरएसएस के हाथों में है। आरएसएस भारत का मार्गदर्शन करने में ब्रेन की तरह काम करता है। बाकी सब राजनीति वालों आरएसएस का बंधुआ गुलाम के रूप में है, चाहे वो मोदी हो या एमके स्टालिन हो। ये सब गुलामी है, ये सरकार नहीं चला रहा है। आरएसएस वाले ही सरकारी मशीनरी और प्रशासन का चलाते हैं। आरएसएस नेटवर्क ही भारत पर शासन कर रहा है। भारत की सभी समस्याओं का कारण सारे ब्राह्मण संगठन आरएसएस है। हर कोई जानता है कि आरएसएस वो संगठन है जिसने गांधी जी की हत्या की थी। सभी जानते हैं कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। मालूम है कि वो एक आरएसएस कार्यकर्ता है। गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे ने आजीवन कारावास से रिहाई के बाद एक कार्यक्रम में बोलते हुए खुलेआम कहा था कि हम आरएसएस में थे। तो यह अच्छा जानता है कि आरएसएस ने गांधी की हत्या की। इसमें छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है जो नियमित रूप से नरसंहार, दंगे, बमबारी और षड्यंत्रों को अंजाम देता है। अगर हम यशवंत शिंदे का कबूलनामा पढ़े तो हमें पता चलता है कि आरएसएस किस तरह का आतंकवादी संगठन है। यशवंत शिंदे 18 साल की उम्र में आरएसएस में जुट गए। वो महाराष्ट्र से है। वो महाराष्ट्र में बजरंग दल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष थे। 2022 में यशवंत शिंदे महाराष्ट्र के नांदेड़ अदालत में एक मामले में गवाही दे रहे हैं। नांदेड़ विस्फोट मामला, नांदेड़ ब्लास्ट केस। वो उसे गवाह के रूप में उस केस में शामिल करने के लिए एक अफिडाविट दायर करता है। यह अफिडाविट ऑनलाइन में उपलब्ध है। इसमें उनसे कहा है कि भारत में हुए सभी धमाकों के लिए आरएसएस कारण है। उनका कहा है कि उसने आरएसएस द्वारा संचालित विस्फोट ट्रेनिंग कैंप्स में सीधे भाग लिया है। उसने स्वीकार किया है कि वो और उसके आरएसएस दोस्तों महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात में धार्मिक दंगों और विस्फोटों में शामिल थे। और उसने कहा कि आरएसएस देश के खिलाफ होने वाले कार्यों में शामिल है। आरएसएस लगातार बीजेपी की चुनावी जीत के लिए बम विस्फोटों की योजना बना रहा है और उन्हें अंजाम दे रहा है। ऐसा करने के बाद वे मुसलमानों पर दोष मढ़ते हैं और इसका राजनीतिक लाभ उठाते हैं। यह देश के खिलाफ साजिश है। आरएसएस लगातार इस साजिश में शामिल है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं 18 साल की उम्र से ही आरएसएस में हूँ। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यशवंत शिंदे कहते हैं कि इन सब के बारे में मैंने आरएसएस नेताओं से बात की। ये क्या सही है? आपने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, इसलिए क्या हम ऐसे आतंकवाद रास्ते से चल सकते हैं?
मैंने उनसे पूछा, मैंने आरएसएस मोहन भगवत, बीजेपी सुनील दियोदर सहित आरएसएस के कई शीर्ष नेताओं से पूछा कि मैं ऐसे रास्ते पर कैसे जा सकता हूँ जो देश को नष्ट कर देगा, और उसने कहा। किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिरकार मैं अदालत में खड़ा हूँ, ये बात कही है यशवंत शिंदे ने। वो विभिन्न एविडेंस से युक्त एक डॉक्यूमेंट को अदालत में प्रस्तुत करता है। आखिरकार मोदी सरकार की सीबीआई ने यशवंत शिंदे का इस स्टेटमेंट को डिसमिस कर दिया कि उन्हें गवाह के तौर पर ना लिया जाए। चूंकि आरएसएस के पास सरकारी मशीनरी सहित सब कुछ है, इसलिए उन्होंने कबूलनामे को अगले चरण में जाने से रोक दिया। डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर उपलब्ध है, इसे पढ़कर आप साफ समझ सकते हैं कि आरएसएस कितना बड़ा आतंकवादी संगठन है। यदि आप यशवंत शिंदे को गूगल करेंगे तो आपको यह कन्फेशन स्टेटमेंट मिल जाएगी। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो अपनी शताब्दी मना करता है। डॉक्टर हेडकेवर नाम के एक नागपुर चितपावन ब्राह्मण ने कुछ अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर आरएसएस का गठन किया। हेडकेवर कहते हैं कि 1923 में सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक हिंदुत्व का प्रकाशन नागपुर में हुआ। उस किताब को पढ़ने के बाद ही मेरे मन में आरएसएस नाम का एक संगठन बनाने का विचार आया। उसके बाद मैं रत्नगिरी जेल गया और सीधे सावरकर से मिला। सावरकर से मुलाकात के बाद मैंने आरएसएस का गठन किया था, हेडकेवर ने कहा था। सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने शुरुआती दौर में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वो एक लेखक था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखा है। सावरकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो जेल के अंदर दमन के डर से अंग्रेजों के जासूस बन गया था, स्पाई बन गया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतीन दास जैसे लोग नायक हैं जिन्होंने जेल में ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने जीवन का बलिदान दिया। लेकिन सावरकर एक कायर था, गिरगिट था, जो जेल में दमन के डर से ब्रिटिश को जासूस बन गया। उस सावरकर अंग्रेजों के साथ मिलकर एक एजेंडा बनाते हैं। ब्रिटिश को वो एक के बाद एक माफी पत्र लिखता है और कहता है कि यदि आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं अंग्रेजों का कुत्ता बन जाऊंगा। आखिर वे एक योजना बनाए। उस समय आजादी की लड़ाई जोर शोर से चल रही थी। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक तरफ जमकर संघर्ष कर रही है, कम्युनिस्ट लड़ रहे हैं, एक तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लड़ रही है, सोशलिस्ट संघर्ष करते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, जतीन दास, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, हालांकि उनके लक्ष्य और उद्देश्य अलग अलग है। जैसे स्वतंत्र भारत को कम्युनिस्ट भारत होना चाहिए, सोशलिस्ट भारत होना चाहिए, लेकिन वे एक ही लक्ष्य के साथ एकजुट थे कि भारत को स्वतंत्रता मिलना चाहिए और अंग्रेजों को बहाना चाहिए। जब देश एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब ये आरएसएस ब्राह्मण ब्रिटिश सरकार में सत्ता पर और पदों पर थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीय लोगों के खिलाफ काम किया। ऐसे में सावरकर ने ब्रिटिश के साथ मिलकर लोगों के स्वतंत्रता संग्राम को धार्मिक आधार पर तोड़ने की योजना बनाई। उस योजना के अनुसार ही उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा बनाई, जो हिंदुओं के लिए एक अलग देश चाहिए। सावरकर ने इस विचारधारा का निर्माण किया। इसे महाराष्ट्र के चितपावन आर्य ब्राह्मणों ने आगे बढ़ाया। उनके षड्यंत्र से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में फूट पड़ने लगी। जेल से छूटने के बाद सावरकर ने हिंदू महासभा का गठन किया। आरएसएस की गतिविधियां बढ़ी, लेकिन इस गैंग स्वतंत्रता संग्राम में नहीं शामिल था। सोशलिस्ट, क्रांतिकारी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग सभी आइडियोलॉजिकल मतभेदों के बावजूद आजादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इन आर्य ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के पप्पट बनकर स्वतंत्रता संग्राम को ध्वस्त करने के लिए विभाजनकारी कार्य किया। सावरकर की संस्था हिंदू महासभा ही सबसे पहले हिंदुओं के लिए अलग देश का नारा उठाया था। ये वो समय था जब मुस्लिम लीग आजादी के लिए संघर्ष कर रही थी। जब सावरकर गैंग ने हिंदुओं के लिए अलग देश का नारा लगाया, तब मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग नहीं की। इस सावरकर और आर्य ब्राह्मण ग्रुप ने भारत के धार्मिक विभाजन की मांग को बोया और प्रचारित किया। उनका षड्यंत्र मुसलमानों को भारत से अलग करना और हिंदू राष्ट्र के नाम पर आर्य ब्राह्मणों के लिए एक अलग देश बनाना और भारत को पूरी तरह से इनके नियंत्रण और प्रभुत्व में लाना है। वो सभी नेता जो वास्तव में आजादी के लिए लड़े थे, आरएसएस के खिलाफ थे। नेताजी आरएसएस के खिलाफ खड़े थे। भगत सिंह आरएसएस के खिलाफ थे।
सनातन विचारों को अपनाने वाले गांधी जी भी आरएसएस के खिलाफ खड़े थे। कुछ लोगों ने गांधी जी से पूछा, आरएसएस वाले समाज सेवा कर रहे हैं ना, तो फिर क्यों? जिस पर उन्होंने कहा कि हिटलर ने भी कहा था कि वो समाज सेवा कर रहा है। आज भी आरएसएस के लोग कहते हैं कि आरएसएस समाज की सेवा करने के लिए बनाया गया संगठन है, लेकिन असल में आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। दंगा और नरसंहार करने के लिए बनाया गया संगठन है आरएसएस। आरएसएस हिंदू राष्ट्र के नाम पर सभी लोगों को ब्राह्मणों के अधीन रखने के लिए बनाया गया संगठन है। वे 100 वर्षों से ऐसा ही कर रहे हैं। एक समय तो गांधी जी भी उनकी विचारधारा और सोच के खिलाफ चले गए थे। आरएसएस ब्राह्मणों ने कांग्रेस के बड़े पदों पर पहुंचने के लिए गांधी जी का इस्तेमाल किया। आरएसएस राजा जी गांधी जी की संबंधी है। गांधी जी का उपयोग करके आरएसएस ने कांग्रेस में प्रभुत्व हासिल कर लिया। पेरियार वाऊसी जैसे नेता कांग्रेस से बाहर आ गए क्योंकि उन्हें कांग्रेस में ब्राह्मणों का प्रभुत्व पसंद नहीं थे। आजादी के समय माउंटबेटन ने राजा जी के नेतृत्व के एक ब्राह्मण ग्रुप को सत्ता सौंप दी। 1950 तक यही ग्रुप देश का प्रशासन चला रहा है। उनका उद्देश्य मुसलमानों को भारत से अलग करना और हिंदू राष्ट्र के नाम पर पूरे भारत को अपने शासन में लाने का प्रयास करना था। गांधी जी आरएसएस के इस उद्देश्य और प्रयास को सहमत नहीं थे। गांधी जी ने आर्य ब्राह्मणों की हिंदू राष्ट्रीय विचारधारा का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि भारत विभिन्न भाषाओं, विभिन्न प्रकार के लोगों, विभिन्न विचारों सहित सभी फूलों का एक बगीचा जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं। भारत को एक वचनात्मकता में नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। जो लोग गांधी जी का उपयोग करके शीर्ष आए, उन्होंने उन्हें तब मार डाला जब उन्होंने सोचते कि गांधी जी से उनको यूज नहीं बल्कि कदर न की है। गांधी जी की हत्या पर उन्होंने मुसलमानों पर दोष मटकर भागने की योजना बनाई, लेकिन सच्चाई सामने आ गई है। वो लोग का हिंदू राष्ट्र का सपना तब चकनाचूर हो गया जब यह सच्चाई सामने आई कि गांधी जी की हत्या आरएसएस ने की थी। इस गांधी जी का देश के लिए सबसे बड़ा योगदान है। यही कारण है कि गांधी जी के खिलाफ बोलने वाले पेरियार भी उनकी हत्या के बाद कहा था कि भारत का नाम गांधी देश रखा जाना चाहिए। गांधी जी की हत्या के बाद वो लोग भारत को उनके हिंदू राष्ट्र उद्देश्य की ओर नहीं जा सके। वे कांग्रेस पर हावी हो गए। संपूर्ण शासन प्रशासन उनके नियंत्रण में था। नेहरू को भी उनके अधीन में रखे थे, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सका। आजादी के बाद के भारत का पूरा इतिहास आर्य ब्राह्मणों द्वारा अपने प्रभुत्व वाले हिंदू राष्ट्र बनाने और भारत को उस लक्ष्य की ओर से ले जाने की कोशिश का इतिहास ही है। वो लोग ने उन सभी नेताओं को मार डाला जो इसके विरुद्ध थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आरएसएस ब्राह्मण भारत के ज्ञानोदय में बाधक है। वो लोग के अंधविश्वास और वेद भारत को अपंग बना रहे हैं और भारत को प्रगति करने से रोक रहे हैं। अंबेडकर ने सवाल किया कि सब ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने और बात करने से क्यों इनकार करते हैं, और उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में बाधक करने वाले आरएसएस की विचारधारा ब्राह्मणवाद को खत्म करना चाहिए। अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद को मिटाने के लिए लैकंग लोगों के साथ हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपना लिया। इसलिए आरएसएस ने अंबेडकर को जहर देकर मार डाला। अंबेडकर के बेटा ने विरोध किया कि उनके पिता को जहर देकर मार दिया गया था। संसद में लगातार 19 सांसदों ने सवाल उठाते रहे और दावा किया है कि अंबेडकर की मौत में रहस्य है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद इंदिरा गांधी भी आरएसएस का कड़ा विरोध किया। इंदिरा गांधी ने खुले तौर पर बात की थी कि देश की गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर भारत को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहिए। इसके लिए आरएसएस जैसे संगठनों को निस्तारण किया जाना चाहिए जो भारत को जाति और धार्मिक आधार पर विभाजित करते हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि आरएसएस गांधी जी की हत्या करने वाला संगठन है। इसीलिए वो लोग ने इंदिरा गांधी के खिलाफ साजिश रची और उनकी भी हत्या कर दी। यह एक छिपा हुआ इतिहास है। इस तरह आरएसएस ने उन नेताओं की हत्या की है जो उसकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग धार्मिक दंगाई, बम विस्फोट कर रहे हैं और निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। गुजरात दंगों से लेकर मणिपुर दंगों तक उन्होंने लोगों का नरसंहार किया है। उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए पुलवामा में सैनिकों का नरसंहार किया।
उन्होंने गौरी लंकेश, तबोलकर, बंसारे, कलबुर्गी जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी हत्या की है, जो लोगों के लिए बोल रहे थे, जो लोगों के लिए लड़ रहे थे। आरएसएस का पूरा इतिहास विश्वासघात, छल, हत्या, विभाजनकारी राजनीति, साजिश और आतंकवाद यही है। उन्होंने ये सब किया, साजिश से केंद्र सरकार कब्जा कर लिया। डीएमके, एडीएमके जैसी राज्य पार्टियों से लेकर कांग्रेस, कम्युनिस्ट जैसी राष्ट्रीय पार्टियों तक सभी विपक्षी दलों को आरएसएस के नियंत्रण में लाया गया है। विपक्षी दल उनसे डरते हैं, इसलिए कोई भी ईवीएम के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। इन पार्टियों ने परोक्ष रूप से बीजेपी का समर्थन करते हैं और बीजेपी को सत्ता में रखते हैं। आरएसएस गैंग एक एक करके अन्य पार्टियों को खत्म कर रही है और धोखे से हर राज्य में बीजेपी शासन ला रही है। अंत में उनका लक्ष्य बीजेपी को भी हटाकर भारत में आरएसएस का शासन लाना है। तब भारत में कोई संविधा नहीं रहेगी, उनकी मनुस्मृति ही कानून के रूप में ही रहेगी। वे भारत को उस ओर ले जा रहे हैं। एक तरफ अपना वर्चस्व कायम रखते हैं, दूसरी तरफ सोशल एक्टिविस्ट और उनके खिलाफ होने वाले नेताओं को हत्या कर देते हैं, उनके खिलाफ होने वाले विचारधाराओं को खत्म कर देते हैं और संगठनों पर कब्जा कर उसे नष्ट कर देते हैं। क्योंकि सरकार उनके नियंत्रण में है, मीडिया उनके नियंत्रण में है और वो लोग सरकारी प्रशासन सहित हर चीज में शीर्ष पर है। इसीलिए वे लोगों के खिलाफ जो चाहे उसे करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसकी परिणति ही कोरोना के नाम पर उनके द्वारा किया गया नरसंहार। दुनिया भर के लोग जानते हैं कि कोरोना विश्व पर हावी होने वाली शक्तियों का एक बहुत बड़ा घोटाला, एक बहुत बड़ा नाटक। उन्होंने कॉर्पोरेट्स की संपत्ति की और बढ़ाने और लोगों की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए कोरोना घोटाला, कोरोना नाटक का इस्तेमाल किया। उनका एक और मकसद लोगों को मारना और जनसंख्या कम करना है। इस आरएसएस ने इसे चरम सीमा तक लागू किया। इस फांसीवादी गैंग ने कोरोना के नाम पर लगभग 1.5 करोड़ भारतीय लोगों की हत्या कर दी। मोदी सरकार ने 2020 के बाद भारत में होने सालाना मौतों का आंकड़ा जारी नहीं किया। 2020 से पहले भारतीय जनसंख्या की औसत मृत्यु दर 52-60 लाख प्रतिवर्ष है। विश्व बैंक और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार 2020 के बाद भारत में मृत्यु दर बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 50 लाख प्रतिवर्ष हो गई है। इसके मुताबिक कोरोना के नाम पर हर साल 50 से 60 लाख से ज्यादा लोगों को गलत दवाएं और जबरन वैक्सीन देकर मार दिया जाता है। इसलिए बड़े पैमाने पर अचानक मौतें होती है। अचानक कार्डियक अरेस्ट के कारण बच्चों, महिलाओं और युवाओं की मौत के बहुत सारे मामले सामने आते हैं। यह एक सुनियोजित नरसंहार है। इन सभी नरसंहारों केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं किया, आरएसएस नेटवर्क ही करता है। पूरे भारत में फैला आरएसएस का नेटवर्क ही ये सारे नरसंहार कर रहा है। उनका लक्ष्य 97% आबादी को 3% आरएसएस ब्राह्मण गैंग के नियंत्रण में रखना है। मूल भारतीय लोग को जाति, धर्म और पार्टी द्वारा कई तरह से विभाजित किया गया है। वो लोग हमें अलग करने ही नहीं बल्कि धीरे धीरे खत्म करने के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। उनकी सारी गतिविधियां लोगों के आर्थिक आधार को खाली करना, लोगों को खत्म करना। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोरोना लॉकडाउन, महंगाई, नीट जैसे इनकी सारी गतिविधियां लोगों को खत्म करने के लिए चल रहा कोरोना नरसंहार इसका चरम है। इनकी कोरोना साजिश से भारत में हर साल 50-60 लाख लोग ज्यादा मरते हैं। आरएसएस गिरोह सबसे खतरनाक राष्ट्र विरोधी जन विरोधी गैंग है। आजादी से पहले ब्रिटिश काल में और आजादी के बाद आर्य ब्राह्मण ही नंबर 1 गद्दार है। आरएसएस फांसीवादी गैंग बिना किसी हिचकिचाहट के देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। दुनिया के सभी बड़े कॉर्पोरेट्स पर इन आरएसएस वालों का डोमिनेंस है। ये आर्य ब्राह्मण ने भारत का शोषण करने के लिए वहीं से काम कर रहे हैं। यह पूरे देश के खिलाफ साजिश करने वाला गिरोह है। इस गिरोह को खत्म किए बिना और उनके हाथों से सत्ता छीने बिना लोगों का कोई भविष्य नहीं है, अगली पीढ़ी के लिए कोई जीवन नहीं है। इसलिए आरएसएस को खत्म करने के नारे को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर भारत में लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों के लिए सरकार होनी चाहिए, आने वाली पीढ़ी अच्छे से रखना चाहिए, सभी लोग
एक साथ सुख और शांति से रखना चाहिए। भारत को प्रगति करनी है तो आरएसएस को हराना चाहिए। आरएसएस की विचारधारा ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंकना चाहिए। आरएसएस आर्य ब्राह्मणों की विचारधारा से हुई है। आरएसएस आज भारत में डोमिनेशन कर रहा है, भारत को बर्बाद कर रहा है। आरएसएस अगर सोच ले तो भारत की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि सरकार, मीडिया, न्यायपालिका सब कुछ उनके हाथ में है। अगर वे सोचें तो वे भ्रष्टाचार मिटा सकते, वे नशाकारी मिटा सकते, निष्पक्ष चुनाव करा सकते, वे लोगों की गरीबी मिटा सकते, वे बेरोजगारी मिटा सकते हैं और वे सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन वे लोग इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनका उद्देश्य नहीं है। लोगों को कदम करना चाहिए, लोगों को गरीबी में होना चाहिए, लोगों को एक दूसरे से लड़ना चाहिए, पीटना चाहिए, लोगों को नशे में होना चाहिए, लोगों को अज्ञान में होना चाहिए। ये उनका विचार है, ये आरएसएस का विचार है। तभी वे डोमिनेट कर सकेंगे, यही उनका उद्देश्य है। अगर हम उन्हें हराना चाहते हैं तो बैन ईवीएम, बैन आरएसएस नारे को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। जो भी देशभक्त है उन्हें ये दो नारे आगे बढ़ाना चाहिए। भारत उसी तरह देश है। अनेक वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने देश और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज वो सारी भावनाएं कहाँ चली गई? अब उन सभी नायकों की भावना को वापस लाने का समय है। अब एक और स्वतंत्रता संग्राम चलने का समय है। देश को आरएसएस गैंग से बचाना और भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सभी लोग गंभीरता से मैदान में उतरकर एक और आजादी की लड़ाई चलानी चाहिए। इस आजादी की लड़ाई में ईवीएम बैन करो, आरएसएस बैन करो के नारे लगाकर हम मजबूती से लड़ेंगे।